गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे 8वीं की इतिहास की पुस्तक का फर्स्ट चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर, कैसे, कब और कहाँ। और इस चैप्टर में ध्यान से देखेंगे क्योंकि इस चैप्टर में ये पूरे 8वीं क्लास का इतिहास का आगे की रूपरेखा को बताने का प्रयास किया गया है इस चैप्टर में कि कैसे एक इतिहास की पुस्तक हमारा कैसा आकार लेता जाएगा आगे, उसे हम देखने का प्रयास करेंगे। तो उस क्रम में हम सबसे पहले देखते हैं कि आखिर इतिहास है क्या। जो हम कभी इतिहास से बहुत दूर भागते हैं और हमें लगता है कि बस तारीखों को रटते जाना ही इतिहास है, लेकिन क्या वह वाकई में इतिहास है? क्या वो सच्चाई है कि केवल तारीखों को रट लेना हम इतिहास को समझ लेना है? तो देखिए हिस्ट्री एक समय से समय, टाइम टू टाइम चेंज होते रहने को हम हिस्ट्री कहते हैं। जैसे चेंजेस दैट ऑकर ओवर टाइम, एंड इसमें होता क्या है कि यह पास्ट में कैसा था, इन द पास्ट, एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। पास्ट में कैसा था और आज वर्तमान में यह कैसा हो गया है, इसे ही हम कहते हैं इतिहास। क्योंकि जब हम ऐसा देखेंगे कि जब भूतकाल में यानी पास्ट के समय कैसा था, तो हम ये भी देखेंगे कि वो पहले बिफोर एंड आफ्टर, यानी पहले कैसा था और बाद में कैसा हो गया। अर्थात इतिहास समय, टाइम टू टाइम चेंज होते रहने की क्रमिक कहानी है, जो हमें भविष्य में, फ्यूचर में आगे हमें कैसे अपने लाइफ को जीना है, मैनेजमेंट कैसे करना है, सोसाइटी कैसे चेंज होगा या कैसे उसे कर सकते हैं, ये हमें बताने की कोशिश करता है इतिहास। जैसे दोस्तों, अभी लेकिन आप ये समझ रहे होंगे कि क्या इतिहास, अगर इसे कहते हैं तो तारीखें इंपॉर्टेंट क्यों है? वो क्या है? क्या तारीखों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, या तारीखों को रटते रहना इतिहास क्या नहीं है? तो हम उन्हें भी देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ ये जो पिक्चर है, यहाँ देख सकते हैं कि ये जो महारानी है, यहाँ महारानी है और यहाँ पर जो ब्राह्मण्स हैं वो अपने शास्त्र को ब्रिटानिया यानी को दे रहे हैं, यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं, जिसे कि बनाया था जेम्स रेंडल ने 1782 में। इसके थ्रू यह दिखलाने का प्रयास किया गया है इस चित्र के द्वारा कि भारतीयों ने अब अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया है और उन्हें अपना संप्रभु मानने लगे हैं। अब देखिए, हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि जो पहले के हिस्टोरियंस थे, उन्हें लगता था कि जो तारीखें हैं, तिथि हैं, डेट्स हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हमारे सोसाइटी के लिए, इतिहास के लिए हैं। यानी तारीखों को याद किया जाना ही इतिहास के लिए इम्पोर्टेंट चीज था। तो यह आगे जब इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे उस समय के जो लोग थे, हिस्टोरियंस थे, वो इस बात पर बहुत ज़्यादा वाद विवाद, डिबेट्स करते थे कि कौन सा रूलर किस डेट को राजा बना, किस डेट को वो किस राजा से लड़ा, कहाँ लड़ा। जब ये सब सारा देखते थे, तो हम ये कह सकते हैं कि एक कॉमन सेंस में हिस्ट्री को माना जाने लगा कि हिस्ट्री सिनोनिम्स विद डेट्स, यानी तारीखों का पर्याय है हिस्ट्री। उसे माना जाने लगा कि तारीखों को अगर आप याद कर लेते हैं, तारीखें आपके जेहन में रहती हैं, तो उसे हम इतिहास कहते हैं। तो ये अवधारणा बैठ गया कि तारीखों को याद किया जाना इतिहास है, तो यह हमारे जो पहले के बहुत जो इतिहासकार थे, उनकी यह देन है कि ऐसा बैठ गया, लेकिन वर्तमान में ऐसा अब नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। इट इज actually incorrect to fix precise dates to processes that happen over a period of time। जैसे दूसरी बात यह है कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं, तो क्या हर चीज़ हम ये पता कर लेते हैं कि कौन सा डेट से किस डेट से कौन सी घटना स्टार्ट हुई थी। जैसे किसी का जन्म कब हुआ, किसी की मृत्यु कब हुई, यह तो हम जान सकते हैं,
लेकिन अगर पता करना हो कि भारत में लोगों ने चाय कब से पीना शुरू किया, तो कोई एग्जैक्ट डेट, वास्तविक तिथि कोई बता सकता है क्या? बिल्कुल संभव नहीं है। जब ये संभव नहीं है, इसका मतलब है कि एक ऐसा ट्रांजिशन फेज होता है कि धीरे धीरे इतिहास में चीजें बदलती जाती हैं, धीरे धीरे वो फैलते रहती हैं, अपने समाज पर अपना प्रभाव छोड़ते रहती हैं। जैसे हम जब नहीं पक समझ सकते कि ड्रिंकिंग टी जो है वो किस दिन इंडिया में लोगों ने किस दिन से चाय पीना शुरू कर दिया, उसी तरह हम यह भी नहीं जान सकते कि ब्रिटिश थे वो इंडिया में कब से राज करना स्टार्ट कर दिए, वो कब से स्टैब्लिश्ड हो गए इंडिया में, या हमारा नेशनल मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ अंग्रेजों के अगेंस्ट, या फिर जो हमारी इकोनॉमी है, हमारी सोसाइटी है, उसमें कब से परिवर्तन होने लगा। यह हम एग्जैक्ट डेट नहीं पता कर सकते। ये एक ट्रांजिशन होता है एक टाइम से लेकर दूसरे टाइम के बीच में, तो इसे हम इस ट्रांजिशनल फेज में हमें पता नहीं कर सकते एग्जैक्ट डेट। हालांकि कुछ डेट हम पता कर सकते हैं कि किसी की मृत्यु कब हुई, किसी को बच्चा कब पैदा हुआ, किसी की मृत्यु कब हुई। तो नेक्स्ट है, why then do we continue to associate history with a string of dates? जब अब हम देखेंगे कि जो डेट्स हैं वो डेट्स के साथ इतना हमारे हिस्ट्री के साथ क्यों कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, हम इनकी पड़ताल करेंगे। ठीक है, देखिए, दिस association has a reason. There was a time when history was an account of battles and big events. It was about rulers and their policies. जैसे अब है कि इतिहास को हम तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। तो इसका एक कारण है। क्या कारण है? एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के जो ब्यौरा थे उसको ही इतिहास माना जाता था कि कब युद्ध हुआ, बड़ी बड़ी घटनाएं कब, उससे सिर्फ डेट को याद रखना इतिहास माना जाता था। और यह इतिहास क्या होता था? राजा महाराजा और उनकी नीतियों के बारे में होता था। रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज, इट वाज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज, यानी कोई राजा कब बना, उसकी पॉलिसी क्या थी, वो कब लड़ाई लड़ा, उसने कहाँ विजय पाई, किसे युद्ध में हराया, इसे ही इतिहास माना जाता था। एंड हिस्टोरियंस रोट अबाउट ए ईयर, जैसे कि राजा कब राजा बन गया, क्राउन उसे कब ताज पहनाया गया, उसकी शादी कब हुई, उसे बच्चा कब पैदा हुआ, वो पार्टी किसी से पार्टिकुलर लड़ाई कब लड़ा, कब वह मरा, कब नेक्स्ट शासक राजा बन गया। इसे ही हिस्टोरियंस पहले लिखते थे, जिसे कि इतिहास माना जाता था। एंड for events such as these, specific times can be determined, and in histories such as these, debates about dates continue to be important. यानी इस तरह की घटनाओं के लिए एक निश्चित तिथि बताई जा सकती है कि उसका बच्चा कब पैदा हुआ, नया शासक कब बना, कब मरा, इसका तो बताया जा सकता है और इसका महत्व हिस्ट्री में भी रहता है। ये अर्थात कुछ डेट्स का इंपॉर्टेंस हिस्ट्री में है। ठीक है, आगे देखते हैं कि आखिर जब कुछ डेट्स का इंपॉर्टेंस है तो किस डेट का इंपॉर्टेंस है, हम किस डेट्स को माने यह डेट हमारे हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे देखिए, अब है कि व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स एज इंपॉर्टेंट, हम कौन सा पैमाना माने जिससे पता चले कि ये अब हिस्ट्री का यह डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए, हम जो डेट्स चुनते हैं, जो भी हम अपने कहानी को कहने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए चुनते हैं इतिहास में, वो अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होता है। अपने आप में वो महत्वपूर्ण नहीं है। वो महत्वपूर्ण कब होता है? जबकि हम एक किसी चीज की कहानी जब हम चुनते हैं, पार्टिकुलर स्टोरी चुनते हैं या पार्टिकुलर इवेंट चुनते हैं, और उसके लिए हम डेट को जब चुनना स्टार्ट करना शुरू करते हैं, चूज करते हैं, तब वो इम्पोर्टेंट होता है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट
क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और प्रिंसिपल ने उसकी प्रशंसा की, प्रेज किया प्रिंसिपल ने। अगर मॉर्निंग असेंबली में प्रिंसिपल ने प्रेज किया स्टूडेंट को लेकर के, तो स्टूडेंट को अच्छा लगेगा, तो स्टूडेंट उस डेट को याद रखेगा, अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें याद रखेगा कि भाई प्रिंसिपल ने प्रेज किया था हमें, उस अदर टीचर ने प्रेज किया था, या हो। तो ये उसका एक अपना हिस्ट्री की बात है। लेकिन हो सकता है कि वो बच्चा, उस बच्चे को किसी टीचर ने डांटा भी हो या प्रिंसिपल ने भी कभी डांटा हो, तो हो सकता है कि वो उस डेट को याद ना रखे। तो उसके लिए जो वह याद नहीं रखना चाहता है कि कब उसे टीचर ने डांटा था, उसे याद नहीं रखना चाहता, तो वो डेट उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हालांकि दोनों इतिहास है, दोनों का अगर हम निष्पक्ष तरीके से देखें तो दोनों उसके हिस्ट्री की एक अभिन्न अंग है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि वो किस हिस्ट्री को याद रखता है। ठीक है, तो पार्टिकुलर डेट हम जिस डेट को याद करना चाहते हैं, जिस हिस्ट्री को लिखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसका डेट महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं जो लिप्टन टी है, तो देखिए जो पहले एड आता था, विज्ञापन जो होते थे, एडवर्टीजमेंट आते थे, उससे भी हमें पता चलता है कि क्या पसंद है क्या नापसंद है लोगों का। यानी ये हिस्ट्री का कहने का एक जरिया है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये एक अंग्रेज यहाँ घोड़े पर बैठा हुआ शान से चला जा रहा है, और पीछे हम देख सकते हैं ये एक कोई महल है। अर्थात लिप्टन टी पीने से यह भी पता चलता है कि आप लिप्टन टी पीजिए तो अंग्रेजों जैसे एक जो बहादुर तरीके जो दिखाया गया है वो आप वैसे रहेंगे, और पीछे राजा महाराजा जो है उनकी शान शौकत भी दिखलाई गई है। यानी आपकी लिप्टन चाय की जो टेस्ट है अगर आपकी पसंद है तो राजा महाराजा और अंग्रेजों की आपकी पसंद है, आप पीजिए। यानी हिस्ट्री हमें इससे ही पता चलता है। आगे देखें, क्राइटेरिया टू सिलेक्ट सेट ऑफ डेट्स। क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? ठीक है, जैसे देखिए, जैसे अभी हमने कुछ बताया कि हमें कौन सा याद रखना है। अब उसी में आगे देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक स्टूडेंट का एक एग्जांपल दिया। फॉर एग्जांपल इन हिस्ट्री, जैसे ब्रिटिश हिस्टोरियन जो थे, तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस इतिहास कैसे लिखते थे इंडिया के बारे में? वो लिखते थे कि कौन गवर्नर जनरल भारत में इम्पोर्टेंट है, किस गवर्नर जनरल के काल में कौन सा घटना इम्पोर्टेंट है, उसे लिखते थे और उसे ही वो इतिहास मानते थे। जैसे कि जो फर्स्ट गवर्नर जनरल, जैसे कि देखिए यहाँ पर जो आया वारन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो ये जो वारन हेस्टिंग्स है, वारन हेस्टिंग्स 1773 में जब इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल बना, तो वहां से लेकर के जो लास्ट वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन आज़ादी के समय 1947 में, यानी कि वारन हेस्टिंग्स से लेकर के लॉर्ड माउंटबेटन तक जितने भी आए इंडिया में गवर्नर जनरल, चाहे वो हेस्टिंग्स हो, ब्लेजली हो, बेंटिक हो, डलहौजी हो, कैनिंग, लॉरेंस, रिपन, कर्जन, लिनलिथगो, जितने भी आए, तो उन सबके कालक्रम के अनुसार, पीरियड के अनुसार इतिहास लिखा गया कि उनके कालखंड में कौन सी महत्वपूर्ण घटना भारत में हुई, और इसे ही कहा गया कि यह इतिहास है। क्योंकि जब उनके बारे में लिखेंगे तो उनकी एक्टिविटीज लिखेंगे, उनकी पॉलिसी लिखेंगे, उनके अचीवमेंट्स क्या थे वो लिखेंगे, और इसे ही उन लोगों ने इतिहास कहा। आगे देखें, देन वी राइट हिस्ट्री और स्टोरी, वी डिवाइड इनटू चैप्टर्स, व्हाई डू वी डू दिस? जैसे अब है कि जब हम कोई इतिहास लिखते हैं या स्टोरी लिखते हैं तो उसे हम चैप्टर्स में, अध्याय में, पाठ में डिवाइड क्यों करते हैं, क्यों उन्हें हम डिवाइड करते हैं, ऐसा हमें करना क्यों जरूरी पड़ता है? देखिए, ऐसा इसलिए किया जाता है कि सम कोहेरेंस इन ईच चैप्टर्स। जैसे जो भी चैप्टर्स हैं, इतिहास तो हमारा, जैसे अगर हम पढ़ना चाहें तो एंशिएंट पीरियड से लेकर के आज तक को हम इतिहास ही है, लेकिन हम सब कुछ एक साथ तो पढ़ नहीं सकते, तो उसे टुकड़ों टुकड़ों में पढ़कर समझने के लिए भी विभाजित किया जाता है। और इस तरह से विभाजित किया जाता है सम कोहेरेंस, ताकि उनमें आपसी सामंजस्य बना रहे, निरंतरता, तारतम्यता बनी रहे।
ताकि पढ़ने वाले को भी अच्छा लगे, समझ में आए और वो जो खोजना चाहता है उस चैप्टर्स में, बुक्स में, उसे वो सही से पता चल सके। ठीक है। Again, in the process we focus events the story we are telling, अर्थात जब हम इस जैसा भी बताया कि इस तरह से रखा जाता है, फोकस किया जाता है, ये आगे हमें इतिहास को समझने के लिए स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए, वो इतिहास की कहानी इस तरह से कहा जाए कि आगे का भी चीज हमें अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, अब है हाउ डू वी पीरियोडाइज। हम ये जो इतिहास है इसकी हम पीरियोडाइज कैसे करते हैं, पीरियोडाइजेशन क्या है, अवधि कैसे है, कालक्रम में विभाजित कैसे किया गया। तो देखिए, जहाँ तक भारतीय इतिहास की बात है तो भारतीय इतिहास में सबसे पहले जो महत्वपूर्ण विभाजन किया गया वो था जेम्स मिल जो कि स्कॉटलैंड का था, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, जिसने कि 1817 में 1817 में एक बुक लिखी 3 वॉल्यूम का। उसका नाम है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसकी बुक का नाम ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जब इसने लिखा ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल ने, तो इसने क्या किया कि भारतीय इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स। कौन कौन से? उसने किया फर्स्ट हिंदू, सेकंड मुस्लिम एंड थर्ड ब्रिटिश। ध्यान दीजिएगा कि उसने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट हिंदू, सेकंड मुस्लिम एंड थर्ड ब्रिटिश। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उसने 2 नाम तो रखा हिंदू और मुस्लिम धर्म के नाम पर, लेकिन थर्ड उसने नाम रखा ब्रिटिश। उसने यहाँ क्रिश्चियन नाम नहीं दिया है। ये आप जरूर ध्यान से रखेंगे, क्योंकि ऐसा होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, कौन ये सही है या गलत, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा ये ब्रिटिश है, क्रिश्चियन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इसका कारण हम जानने की कोशिश करते हैं, आखिर कारण क्या था इसका। देखिए, जेम्स मिल जो एक कॉलोनियल थिंकर है, कॉलोनियल रूल को मानने वाला आदमी है, उसका क्या थॉट है? वो मानता है कि एशियन सोसाइटीज वेयर एट लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। वह मानता था कि जो यूरोप है सुपीरियर देन एशिया या एशियन सोसाइटीज। मतलब कि जो यूरोप है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो एशियन कंट्रीज से हर एक मामले में आगे हैं, और खासकर सोसाइटी में तो आगे है ही ये। और जबकि एशियन जो है वो सिविलाइजेशन, सभ्यता के सबसे निचले स्तर पर है। उसने उसके इतिहास के अनुसार क्या कहा? बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डिस्पॉट्स रूल्ड द कंट्री। उसने अपने इतिहास में लिखा कि ब्रिटिश के आने के पहले हिंदुस्तान में यानी इंडिया में हिंदू और मुस्लिम जो तानाशाह थे वो शासन कर रहे थे। और जब तानाशाह होते हैं, जब ये कोई डिस्पॉट्स करेंगे, रूल करेंगे, इसका मतलब है कि पब्लिक को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाएगा, डेमोक्रेसी को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाएगा। तो इसने ये बातें कहा कि हिंदू और मुस्लिम डिस्पॉट्स रूल कर रहे थे, इंडिया में रिलीजियस इंटॉलरेंस था, धार्मिक असहिष्णुता था, कास्ट टैबूज था, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस, अंधविश्वास था। ये सब लोग भारत के जो धार्मिक वह जातिगत बंधन ये हैं, अंधविश्वास है, इन्हीं का बोलबाला था सामाजिक जीवन में। ठीक है, ये डोमिनेट करते थे इंडियन सोसाइटी में। जैसे जेम्स मिल फेल्ट दैट ओनली ब्रिटिश रूल कुड सिविलाइज इंडिया। इसने भी कहा जेम्स मिल ने कि ब्रिटिश रूल, जब तक ब्रिटिश शासन इंडिया में नहीं आएगा, इंडिया को सिविलाइज नहीं करेगा, तब तक यहाँ के लोगों को अनुशासन, कला, इंस्टीट्यूशंस, लॉज नहीं आ सकते। यानी इसने भी कहा कि इंडिया को सुधारने के लिए, इंडिया को एक सिविलाइज करने के लिए, सभ्यता की राह पर लाने के लिए जरूरी है कि यहाँ पर यूरोपियन मैनर्स, उनके आर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस, लॉज, कला, संस्थान, कानून को लागू किया जाए। उसने तो यहाँ तक कहा था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर ऑल लैंड को कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों को नॉलेज दिया जा सके, ज्ञान दिया जा सके। मतलब
ये बात थोड़ी ये है कि मान न मान मैं तेरा मेहमान वाली बात ये है, क्योंकि भारतीय बुला नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी इन्हें जेम्स मिल को लगता था, उसे लगता था कि इंडियन सिविलाइज नहीं है, इसलिए इन्हें सिविलाइज करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। आगे जैसे उसकी बुक है कि उसने जो बुक है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, ये वॉल्यूम 1 है, ये उसी का नया संस्करण है यहाँ पर भी, जो द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉल्यूम 1 बाई जेम्स मिल। ठीक है, तो ये जेम्स मिल की दोनों बुक हैं और बहुत असर रहा जेम्स मिल का, तो ये बुक आप देख रहे हैं, इसके आगे हम देखने की कोशिश करते हैं। तो जेम्स मिल के हिस्ट्री के पीरियडाइजेशन को आपको बताया कि उसने 3 भाग किए, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा अगर उसने किया कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, तो क्या यह सही था? क्या ऐसा करने से, उस हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश करने से क्या इतिहास का सही विभाजन हम उसे मान सकते हैं? क्योंकि अगर हम एंशिएंट पीरियड को हिंदू पीरियड माने, तो एंशिएंट पीरियड में सभी जो राजा थे वो हिंदू नहीं थे, और न ही जो पब्लिक थी, जो प्रजा थी, वो भी हिंदू थी। ऐसा भी नहीं था, क्योंकि उस समय और भी जैन, बौद्ध, अदर अदर रिलीजन भी इंडिया में थे और उसके राजा भी थे, तो हम उसे ही पूरी तरह से हिंदू नहीं कर सकते। और जो मेडाइवल पीरियड है, तो मेडाइवल पीरियड में क्या मुसलमान शासक ही थे, चाहे दिल्ली सल्तनत हो, चाहे मुगल काल हो, सभी अगर इन्हें छोड़ दें तो इसके अतिरिक्त राजस्थान में भी राजपूत शासक थे, अदर छोटे छोटे जो राजे रजवाड़े थे वहाँ भी थे, तो वो सारे मुस्लिम तो नहीं थे, और न ही पूरी प्रजा मुस्लिम थी। तो यह कहना कि एंशिएंट पीरियड हिंदू पीरियड था और मेडाइवल पीरियड मुस्लिम पीरियड था, यह सरासर गलत होगा। ठीक है, क्योंकि किसी जो राजा का धर्म होता है उसके अनुसार हिंदुस्तान में लोगों का धर्म कभी नहीं रहा। तो यह कहना जेम्स मिल का पूरी तरह से गलत है। हम क्या हम धार्मिक सहिष्णुता के साथ आपस में मिलजुल कर नहीं रह सकते? और हम शुरू से ही रहते आ रहे हैं, प्राचीन काल हो या मध्यकाल हो या आज हमारा आधुनिक काल हो। तो शासक का कोई भी काल हो, रूलर का कोई भी रिलीजन हो, धर्म हो, उसका इम्पोर्टेंस सिर्फ उसका अपना व्यक्तिगत है, पर्सनली है। जनता और पब्लिक का उससे विशेष लेना देना हमारे भारत के इतिहास में कभी नहीं रहा। लेकिन जब इसे पूरी तरह से भारतीयों ने खारिज कर दिया जेम्स मिल के इतिहास विभाजन को, तो अब हम देखते हैं कि फिर भारत के जो इतिहासकार थे, तो यहाँ भारतीय इतिहासकारों ने भारत को 3 भाग में भारतीय इतिहास को विभाजित किया। ठीक है, एक जेम्स मिल का हमने पढ़ा 3 भाग, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अब हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास का इंडियन हिस्टोरियन के अनुसार, भारतीय इतिहासकारों के अनुसार विभाजन। तो भारतीय इतिहासकारों ने भी 3 पार्ट में विभाजन किया, इसका नाम रखा एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री बोला गया कब? 4000 BC से लेकर 500 AD तक, और मेडाइवल 500 AD से 1500 AD तक। मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास 1500 AD से लेकर आज वर्तमान तक। ठीक है, तो जैसे ये जो 3 पिक्चर्स हैं, ये उसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये जो पृष्ठ है, ये जो बियर्ड पृष्ठ है, यह हमें सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलता है, जिसके बारे में आप 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। और जो मेडाइवल हिस्ट्री है, तो मेडाइवल हिस्ट्री का प्रतिनिधित्व करता हुआ यह दिल्ली का हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं का जो मकबरा है यह दिल्ली में है। और जब हम यहाँ देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री का प्रतिनिधित्व यहाँ पर यह जो स्मारक है दिल्ली का, इंडिया गेट के पास, शहीद जवानों को याद करने के लिए, उनकी स्मृतियों को बसाए रखने के लिए, याद रखने के लिए यह बनाया गया है। भारत सरकार ने जल्द ही बनवाया है। तो ये हमें ये 3 पिक्चर के उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं इतिहास का। चलिए आगे देखिए कि आगे वह यह है कि जब भारतीय इतिहासकारों ने पीरियोडाइजेशन किया,
तो क्या यह पीरियोडाइजेशन पूरी तरह से सही रहा? क्या इसमें प्रॉब्लम्स हुई या सब कुछ सही था? तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी कि सब कुछ सही था, इसमें भी प्रॉब्लम थे। इसमें प्रॉब्लम्स क्या थे? प्रॉब्लम्स ये थे कि जो यूरोपियन कंट्रीज ने एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न का पीरियोडाइजेशन किया, वो भारतीय परिदृश्य में, भारतीय परिस्थितियों में यहाँ वो पीरियोडाइजेशन सही तरीके से फिट नहीं बैठता है। जैसे देखिए, हमने तो पूरा का पूरा ले लिया उधार वेस्टर्न कंट्रीज से, सारा ले लिया। तो वहाँ वेस्टर्न कंट्रीज में यह पीरियोडाइजेशन इसलिए किया गया कि वहाँ पर आधुनिक काल में साइंस, रीजन, तर्क, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, लिबर्टी, मुक्ति, इक्वलिटी, समानता, ये सब सारी चीज़ें मॉडर्न पीरियड में यूरोपियन कंट्रीज में या वेस्टर्न कंट्रीज में आ गई। तो उन्होंने इसे नाम दिया आधुनिक काल। लेकिन क्या भारत में ऐसा काल आया? तो ऐसा काल ये है कि भारत में ऐसा नहीं आया। क्या ये जो मॉडर्निटी, फोर्सेज ऑफ मॉडर्निटी हैं, मॉडर्निटी के लिए जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, जैसे साइंस, तो क्या भारत में उस समय आधुनिक काल में पूरी तरह से साइंस आया अच्छे से? नहीं। क्या तार्किक चीजें भारत में होनी स्टार्ट हुई? रीजन? नो। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र आ गया था क्या? तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। लिबर्टी भी नहीं आया था और न ही इक्वलिटी आया। लेकिन जब हम देखें कि ब्रिटिश रूल जब आया, तो ब्रिटिश रूल में तो ना तो इक्वलिटी आया, ना हमारा देश फ्रीडम हो पाया, यानी स्वतंत्र हो पाया, और न ही लिबर्टी आ पाया हमारे कंट्री में, और न ही इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से हमारा विकास हो पाया, हम न ही ग्रोथ कर पाए। यानी कहने का मतलब यह है कि जब अंग्रेजों के अनुसार या वेस्टर्न कंट्रीज के अनुसार हम लोगों ने अपने इतिहास का पीरियोडाइजेशन किया, तभी हमें प्रॉब्लम्स हुई। क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, रूल ऑफ लॉ, इलेक्शंस, फ्रीडम्स, ह्यूमन राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अंग्रेजों के टाइम नहीं आई थी। न तो मेजोरिटी था, न एनजीओ था। यानी यस, पीरियोडाइजेशन उनके अनुसार फिट बैठता है, लेकिन हमारे अनुसार यह ऐसा सही नहीं है, क्योंकि ये सारे तत्व, चाहे वो विज्ञान हो, साइंस हो, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम, नहीं आया, और न ही इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ही आ पाया। आगे देखिए, टाइम नोटेशन जैसा आता है, बार बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये एडी और बीसी क्या है, और कहीं कहीं तो और कंफ्यूजन होने के लिए होता है कि उन्हें कहीं बीसीई मिल जाता है लिखा हुआ, और सी मिल जाता है। तो हम देखते हैं कि आखिर क्या है सी, बीसीई, एडी, बीसी। ठीक है, जैसे देखिए, सबसे पहले माना गया बीसी। बीसी बोला जाता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, एडी कहाँ से आया? एडी का मतलब होता है, लैटिन वर्ड है एनो डोमिनी, मतलब इन द ईयर ऑफ अवर लॉर्ड। अवर लॉर्ड किसे बोला गया? जीसस को। ठीक है, जीसस को बोला गया अवर लॉर्ड। यानी जब जन्म हुआ जीसस का, तो वहां से शुरू हुआ एडी, एनो डोमिनी, इन द ईयर ऑफ अवर लॉर्ड। तो उनके पहले भी तो दुनिया थी, उनके पहले भी तो दुनिया कायम थी ना, तो उसे क्या नाम दिया जाएगा? उसे नाम दिया गया बीसी, बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के, जीसस के पहले का समय, और उधर जीसस के बाद का समय। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी, यानी इन द ईयर ऑफ अवर लॉर्ड। चलिए, अब देखते हैं, जैसे यहाँ पर आप आरेख देख सकते हैं कि 0 और यहाँ 1 2 3 4, यहाँ -1 2 3 4। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ 0 है, तो यहाँ 0 पर क्या हो गया? बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, बर्थ ऑफ क्राइस्ट। यहाँ ऊपर जाएगा एडी और नीचे बीसी माइन। ठीक है, जब इसे यहाँ बर्थ ऑफ क्राइस्ट 1, यहाँ 1 मान लिया गया, और जब ये 1 साल हुआ बर्थ ऑफ क्राइस्ट का, तो यहाँ 2 एडी हो गया। यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ 0 से नहीं, 0 1 2 3 ऐसे जा रहा है, लेकिन
एक मंथ जब बर्थ हुआ उसे ही 1 AD मान लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 AD, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे बढ़ता गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 AD इज एक्चुअली 1 ईयर आफ्टर जीसस वाज बोर्न। जैसे जन्म हुआ यहाँ 0, यहाँ जन्म हुआ जीसस का, लेकिन इसे माना गया 1 AD, ठीक है। इसका मतलब कि जब वास्तविक रूप से 1 हुआ तो AD हमारा हो गया 2, ठीक है। इसके बाद हम देखें ये 2000 AD और AD 2000 क्या लिखा जाता है, AD 2000 लिखें या 2000 AD लिखें। तो इसमें यही है कि सामान्य तौर पर जैसे देखिए इट वॉज कॉमन टू राइट इट बिफोर, कॉमन है कि हम AD को पहले लिखें और BC को बाद में लिखें, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ क्या करते हैं लोग 2000 के बाद भी AD लिख देते हैं, तो दोनों चल सकता है, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब इम्पोर्टेंट है ये CE एंड BCE क्या है। जैसा ही बताया था जो कन्फ्यूजन का है CE एंड BCE। तो CE का फुल फॉर्म है कॉमन एरा। देखिए कॉमन एरा, ये और कॉमन एरा ये किसका सेम है, AD का। AD को बोल दिया गया कॉमन एरा यानी CE, और BCE बोला गया किसको, BC को यानी बिफोर क्राइस्ट को। बिफोर क्राइस्ट को क्या बोल दिया गया, बिफोर कॉमन एरा। तो इसी का नाम है, ठीक है। चलिए ये अतिरिक्त जानकारी थी, इसके आगे हम देखते हैं व्हाट इज कॉलोनियल। अभी तक तो हमने पढ़ा था कि जो विभाजन किया गया आधुनिक एंशिएंट मेडाइवल एंड मॉडर्न। अब उसके बाद देखिए कि कॉलोनियल क्या है, औपनिवेशिक, इसका नाम है औपनिवेशिक। ये क्या है, औपनिवेशिक चीजें वो होती हैं कि जब हम मॉडर्न पीरियड में ग्रोथ होता है किसका, मॉडर्निज्म का, आधुनिक चीजों का। लेकिन ब्रिटिश जब थे तो यहाँ तो आधुनिक चीजें जो भी थी, जैसा ही बताया था कि साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, कुछ तो विकास हुआ नहीं। तो हुआ क्या है इंडिया में हुआ ये कि when the subjugation of one country, political, economic, social and cultural changes, इसे क्या बोला गया, कोलोनाइजेशन। मतलब जब ब्रिटिश शासन के कारण, ठीक है, जब एक देश दूसरे देश पर इस तरह से हावी हो जाता है, दबदबा बना लेता है कि उसके पॉलिटिकल, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों को चेंज कर देता है, बदल देता है, तो इसे हम कहते हैं औपनिवेशीकरण या औपनिवेशिक कोलोनियल, ठीक है, औपनिवेशिक। तो इसे बोल दिया गया कोलोनाइजेशन, औपनिवेशीकरण, ठीक है। कि कोई कंट्री इस तरह से दबदबा बना ले कि उसका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल तरीकों को चेंज कर दे, तो उसे कोलोनाइजेशन बोलते हैं। चलिए अब है कि हिस्ट्री के बारे में, हाउ डू वी नो, हम इसके बारे में कैसे जानते हैं, इतने सालों का हिस्ट्री है। जैसे हमने तो पहले भी 6 और 7 में ही पढ़ा था, वहाँ एंशिएंट एंड मेडाइवल का पढ़ा, लेकिन अब हम अगर आधुनिक इतिहास का अध्ययन करें तो हमें कैसे पता चलता है इसका क्या सोर्स है राइटिंग हिस्ट्री के। तो देखिए जो फर्स्ट जो मेन सोर्स है वो है द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को रखने में विश्वास करते थे, क्योंकि वो हर एक चीज को, एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन को, सभी चीजों को लिख कर रखते थे। कोई भी प्लान, ठीक है, कोई भी उनका योजना है, निर्देश है, कोई नीतिगत डिसीजन है, सहमति है, कोई भी जांच है, सबको साफ साफ लिख कर रखते थे। और वहीं से उन लोगों ने मेमो, ज्ञापन, रिपोर्ट्स, ये सब टिप्पणी, ये सब वहीं से आया। सभी को अंग्रेज लिख कर रखते थे, भविष्य के सुरक्षित बना कर रखते थे, ठीक है। अब है कि वे और भी रखकर क्या करते थे, डॉक्यूमेंट प्रिजर्व इन द रिकॉर्ड रूम। वे हर जगह जितने भी उनके ऑफिसेज थे वहाँ रिकॉर्ड रूम एक रखा गया एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस में। जैसे अगर डीएम का ऑफिस हो या फिर हो सकता है एसडीएम का हो या बीडीओ का हो, तो हर जगह वो क्या करते थे
एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस में रिकॉर्ड रूम रखते थे। और आज भी भारत सरकार भी बहुत मायनों में फॉलो करती है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स रखती है आज भी। और ऐसे रिकॉर्ड्स को, डॉक्यूमेंट्स को लिखने के लिए कैलीग्राफिस्ट होते थे। जो कैलीग्राफिस्ट थे, खुशनवीसी, वो क्या करते, ब्यूटीफुल राइटिंग में, हैंड राइटिंग में उसे लिख करके, कॉपी करके ऑफिसेज में रखते थे। जैसे इंडिया में उसे रखने का आज भी है हमारा नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, जो 1920 में आया। ये इसमें क्या है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट और लेटर्स अंग्रेजों के टाइम से ही रखे हुए हैं। आज भी रिसर्च स्कॉलर जाकर उन्हें पढ़ते हैं और इतिहास लिखने में उन्हें बहुत सहायता मिलती है। ठीक है, तो ये दिल्ली में है। सेकेंड सोर्स है राइटिंग हिस्ट्री का, कंडक्टिंग सर्वेज। ये कंडक्टिंग सर्वेज की सर्वे कराते थे अंग्रेज। क्या करते थे, सर्वे कराते थे। वो क्यों करवाते थे ऐसा? क्योंकि उनका मानना था कि जो सर्वे करने से जो एडमिनिस्ट्रेशन है, शासन है, वो बहुत ही अच्छे से होगा। यानी उनका विश्वास था कि अगर अच्छे से भारत पर शासन करना है, एडमिनिस्ट्रेट करना है इंडिया को, तो इसके बारे में जानना पड़ेगा। तो वे जानने की कोशिश करते थे। ठीक है, और इफेक्टिवली एडमिनिस्टर्ड करने के लिए करते थे। ठीक है, ये मत समझिएगा कि उन लोगों ने बहुत सारे, अगर बोटैनिकल सर्वे किया, बहुत सारे पेड़ पौधों की खोज कर दी, अच्छी चीज़ों का पता लगा लिया, तो हमारे लिए अच्छा हो गया, बहुत अच्छा काम किया। वो दरअसल अपने स्वार्थ के लिए करते थे, ताकि उससे उन्हें फायदा हो सके। क्योंकि पता चलेगा कि कौन सा पेड़ कहाँ है, तो हो सकता है उसका, और करते ही थे कि वो पेड़ को कटवा करके पोर्ट के थ्रू इंग्लैंड भेज देते थे, इंटरनेशनल मार्केट में भेज देते थे। तो वो अपने स्वार्थ के लिए करते थे, सर्वे कराते थे। और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में क्या हुआ कि उस समय बहुत सारे डिटेल्ड सर्वेज करा लिए गए, जैसे फॉरेस्ट सर्वे, बोटैनिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वेज, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज। यहाँ आप देख सकते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज। ठीक है, पुरातत्वीय सर्वे, मानवशास्त्रीय सर्वे, ये सारे सर्वे कराए गए। ये सारे सर्वे अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए कराए। ठीक है, जैसे देखिए जो पिक्चर है 1832 का, यह बंगाल में सर्वे हो रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं सर्वे के, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स सामने रखे गए हैं। यानी अंग्रेज जो हैं सभी सर्वे कर रहे हैं इंडिया में आकर के। ठीक है, आगे देखें, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। जो लास्ट है कि अब जो आधिकारिक रिकॉर्ड्स हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, वो हमें क्या नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं ये तो पता चल गया। अगर बोटैनिकल है सर्वे होगा तो पेड़ पौधों के बारे में पता चलेगा, जूलॉजिकल है तो पता चलेगा कौन कौन सा जानवर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो हो सकता है अंग्रेज उससे जाकर के अपना जानवरों का शिकार करेंगे। तो बहुत सारे चीज़ उन्हें पता चलते हैं। लेकिन क्या ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या नहीं कहते? ठीक है, कुछ तो ऐसे चीज सब्जेक्ट होंगे ही जिनके बारे में ऑफिशियल रिकॉर्ड्स भी नहीं कहेंगे। तो वो क्या है, देखिए, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट। वे देश के और दूसरे लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में ऑफिशियल रिकॉर्ड से पता नहीं चलता है। ठीक है, वे लोग क्या सोचते हैं वो नहीं पता चलेगा, वे क्या करेंगे, क्या अलग अलग गतिविधियां, एक्टिविटी करेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे, उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा। यानी अंग्रेज जब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रख रहे हैं तो अपने हिसाब से रखेंगे। इन लोगों का अदर पीपल के लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है, वे लिखते ही नहीं थे। तो अदर सोसाइटी के अदर जो पीपल हैं उनके बारे में तो हमें पता ही नहीं चलेगा। और जैसे कुछ पता क्या चलेगा कि ओनली डायरीज ऑफ पीपल। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ बहुत कम जो पढ़े लिखे होते थे, वो अगर डायरी लिख रहे हैं, या फिर अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, यात्रीगण हैं, अगर वो कुछ संस्मरण अपना अकाउंट लिख रहे हैं, संस्मरण लिख रहे हैं, ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्मकथा कोई लिख रहा है, तो उसके बारे में हमें पता चलेगा। लेकिन वो भी क्या है, टेल अबाउट लिटरेट पीपल। ठीक है, ये जो पढ़े लिखे हैं थोड़े,
जो कि बहुत ही थोड़े थे, उनके बारे में ही तो पता चलेगा ना। और ये तो हमें पता चलेगा नहीं कि जो अनपढ़ लोग हैं, जैसे ट्राइबल्स हैं, पीजेंट्स हैं, पुअर हैं, वर्कर हैं, उनके बारे में तो हमें पता चलेगा नहीं कि उनकी लाइफ कैसी थी। तो ये है कि क्या पता नहीं चलता है। ठीक है, तो यह जो हमारा चैप्टर था वो समाप्त हुआ बच्चों। और अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से पता होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप ध्यान से सुने होंगे और ये क्वेश्चंस आपको पता होंगे। जैसे जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। ये आप समझ में आया? कितना समझ में आया? आप कितना क्वेश्चंस को हल कर पा रहे हैं, ये आप बताएंगे। Official documents help us understand what the people of the country think. And third question, the British thought service very important for effective administration. ये भी ट्रू और फॉल्स का है। ये क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग है। What is the problem with the periodization of Indian history that James Smith offers? Next question, why did the British preserve official documents? Next, how will the information historians get from old newspapers be different from the found in police reports? ये सभी क्वेश्चंस अगर आपने ध्यान से सुने होंगे, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको पता होने चाहिए। और कैसा लगा बच्चों, ये आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।